नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आप सबको पता है कि 26 मई 2014 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली और तब से अब तक बहुत ही अच्छी एक भारत में मजबूत सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया है। जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत की हर दिशा में उन्नति दिन पर दिन होती जा रही है। भारत का एक विश्व में अलग स्थान स्थापित हो चुका है। भारत की आर्थिक स्थिति भी अब बहुत मजबूत हो चुकी है। भारत की जो हमारी सेनाएं हैं उन्होंने भी हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से संभाला है और एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे विश्व को गया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत बहुत बदल चुका है। भारत ने बहुत ही हर तरीके पे हर दिशा में बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, क्योंकि 2014 से पहले तो आप भी देखते होंगे कि भारत पर, हमारे देश पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के जो आरोप है हमारे नेताओं पर लगते रहे। कॉमनवेल्थ गेम का कह सकते हैं, कोलगेट 2G घोटाला कह सकते हैं और कोल का घोटाला कह सकते हैं। यानी कि बहुत ऐसे घोटाले हमारे देश पर, हमारी सरकारों पर लगे जिससे कि विश्व हमारी छवि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन जब से मोदी जी बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तब से इन्होंने सभी विभागों पर, सभी मंत्रालयों पर पूरा ऐसा एक कंट्रोल सिस्टम बनाया है कि कहीं से कोई भ्रष्टाचार की आपको भनक खबर तो क्या भनक तक नहीं मिलेगी। हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री, सब में इतना डर है, इतना खौफ है कि कहीं कोई करप्शन में नाम आ गया तो ज़िंदगी बर्बाद है। और ये जो डर है, खौफ है, ये प्रशासन का होना भी चाहिए। अगर सत्ता कोई जैसे प्रधानमंत्री है देश का, तो उनका डर पूरे मुख्यमंत्रियों में, पूरे कैबिनेट में, यानी कि वो पूरी नौकरशाही में होना चाहिए। ऐसे ही मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का भी जो खौफ है, डर है, वो उनके पूरे कैबिनेट में और राज्य के अंदर जो भी व्यवस्था है सब में एक डर का, भय का माहौल होना चाहिए कि अगर कहीं लपेटे में आ गए, कहीं नाम आ गया तो ज़िंदगी खराब है। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग पैसा भ्रष्टाचार करते थे और भ्रष्टाचार करके फिर वो छूट जाते थे। लेकिन इन जो 12 साल में मोदी जी ने एक बहुत बड़ी, जो हमारे जो भारत देश के अंदर काफ़ी दिनों से चीज़ें चली आ रही थी, उनको पूरा करके बहुत बड़ी एक अचीवमेंट प्राप्त करी है। इसमें कई मुद्दे तो बिल्कुल टिप्स पर हैं। हर कोई लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मुद्दे तो बहुत मुश्किल थे, इनको तो सुलझाना बहुत मुश्किल था। अब धारा 370, कश्मीर का मुद्दा, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि जो बीज जवाहरलाल नेहरू बो के चला गया है उसको कोई काट भी पाएगा। जवाहरलाल नेहरू की कमियों की वजह से ही धारा 370 आज तक करीबन लगभग 70-75 साल तक हमारे देश पे एक बहुत बदनुमा दाग की तरह रही, जिसको कि बड़ी अच्छी मजबूती के साथ, बड़ी समझदारी के साथ मोदी सरकार ने इसको हटाया। मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इससे हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो बहुत मजबूत हुआ है और वहाँ पर हमारी सेनाओं को अब पूरी आज़ादी है। अब वहाँ जो है स्टेट जो है सरकार पूर्ण बहुमत, वो पूर्ण सरकार नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा उनको नहीं है। वहाँ की सरकार अब LG के ज़रिए भारत सरकार के कंट्रोल में है। हालांकि मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से उसको इतनी अधिक शक्तियाँ नहीं है। एक LG के कंट्रोल में वो राज्य अब चल रहा है, जैसे दिल्ली है और भी कई राज्य हैं। साथ ही एक हमारा राम मंदिर का एक आस्था से जुड़ा हुआ बहुत पुराना हमारा एक मुद्दा था, 450-500 साल पुराना भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में, वह भी बन गया है। उसकी भी कोई सोच नहीं सकता था कि भाई ये मुद्दा कभी सोल्व हो पाएगा, क्योंकि पिछली सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी वोट बैंक को जरा सा भी छेड़ने की कोशिश करें। लेकिन मोदी जी ने बड़ी इसको अच्छी तरीके से, और हमारे खासकर अधिवक्ताओं ने, जो भी हमारे वकील रहे हैं इन केस में, उन्होंने बहुत अच्छी मजबूती से तथ्य रखे। और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको
मामले को टेकअप किया। अपने ही कार्यकाल में उन्होंने रेगुलर बेसिस पे इनकी कार्रवाई को सुना और बहुत जल्दी इसका एक स्पष्ट और साफ सुथरा फैसला, जो बहुत 450 सालों से लंबित था, उसको क्लियर कर दिया। इस तरह हमारे जो 12 साल में जो मोदी जी ने बहुत कई ऐसी अचीवमेंट की हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। जीएसटी भी बहुत बड़ा एक मुद्दा था जिसको कोई कर नहीं सकता था, बहुत सालों से अटका पड़ा था। सीएए के कानून को भी लाना छेड़ना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल परवाह ना करते हुए बड़ी अच्छी तरह से इसको लागू किया और लोगों को समझाया भी, खासकर कट्टरपंथी जो मुस्लिम वर्ग थे उनको समझाया भी कि भाई इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इन्होंने बहुत धरने प्रदर्शन करे, शाहीन बाग की घटनाएं आपने देखी होंगी, कई महीने दिल्ली का जो एक सिस्टम था काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन सीए भी लागू हो गया। हालांकि सीए को भी लाने की जरूरत नहीं होती, अगर नेहरू लियाकत का जो एक समझौता हुआ था 1954 में, वो अगर समझौता नहीं हुआ होता तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसी समझौते की वजह से, हालांकि वो कानून में कि समझौता हुआ जरूर, लेकिन कोई विधानसभा पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, फिर भी उसको आज तक मानते आ रहे हैं कि भाई जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं भारत में रह सकते हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, उनकी वहाँ की सरकारें उनकी देखरेख संभाल करेंगी। भारत में तो यहाँ के जो नेहरू ने, कांग्रेस सरकार ने यहाँ के मुसलमानों ने को बहुत अच्छी तरह से संभाला, बहुत अच्छी तरह से उनको संभाला और बहुत तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए मुसलमानों को हर हक सुविधा दी गई। लेकिन भारत के जो आना चाहते थे हिंदू, वो नेहरू के बहकाए में आकर जो पाकिस्तान में रह गए, वो नहीं आए, उनकी दुर्दशा हो गई। वो दिन पर दिन आज 1% से भी कम हो गए। लेकिन इस नेहरू लियाकत पैक्ट को भी अब मोदी जी ने एक तरह से सीए ला करके इसको काट दिया कि जो भी हिंदू वहाँ से आना चाहे आ सकता है, उन सबका स्वागत है, उनको हम नागरिकता देंगे। हालांकि यहाँ से किसी भी मुसलमान को भेजने की या भगाने की कोई ऐसा सीए के अंदर कानून नहीं है, लेकिन काफ़ी बुराई इसकी की गई, लेकिन बाद में लोगों को समझ आ गया। साथ ही वक्फ बोर्ड का भी मामला कितना भयंकर मामला है कि हमारे देश के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैसा ये जो कुछ कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी कमा रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे, उन पर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। अब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कितनी लाखों एकड़ ज़मीन, यानी कि इसका एक सर्वे कराया गया कि आर्मी और शायद रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, या शायद दूसरे नंबर पे है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे जरूर आर्मी की ज़मीन के बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीन आती है। अब आप समझ सकते हैं कितनी ज़मीन, कितना रेवेन्यू उनसे जनरेट होता होगा, और वो पैसा लगता कहाँ है? सारा 2 नंबर के धंधों में, सारा आतंकवादियों को फंडिंग, यानी कि सारा जो पैसा था वो किसी गरीब के काम नहीं आया कभी, वो किसी अनाथालय के काम नहीं आया, किसी विधवा के काम नहीं आया, किसी एक अच्छी चैरिटी के काम नहीं आया, लेकिन वहाँ से जो पैसा कमाया जाता था वो सारा आतंकवादी गतिविधियों में लगना या अपनी जेब भरना। इस पर भी मोदी जी ने बहुत बड़ा एक प्रहार किया और इसको भी ख़त्म कर दिया। हालांकि अभी धीरे चल रहा है और इसको भी एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और इन्हीं 12 सालों में मोदी जी के लिए खासकर 2 बड़ी समस्याएं और थी, एक दिल्ली की सरकार और एक वेस्ट बंगाल की सरकार। क्योंकि 2011 से वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार थी 15 साल से, उसको हटाना भी बीजेपी के लिए, मोदी के लिए बहुत एक चुनौती का कारण बन गया था। और वो बार बार उनको देख के बीजेपी को बड़ी वो होती थी कि भाई इसको हम नहीं संभाल पा रहे। और जब तक बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं बनेगी, तब तक बांग्लादेश के बॉर्डर को भी ठीक नहीं किया जा सकता। अभी आप देख रहे होंगे घुसपैठी कितनी बड़ी दिक्कत वहाँ से निकल के आ रही है, कितने करोड़ों घुसपैठिए बांग्लादेशी जो भारत के अंदर घुसे हुए हैं, अब वो भाग रहे हैं। अब जैसे बिल में कोई धुआं घुस जाता है और वहाँ से कोई बिच्छू सांप निकल के भागते हैं, ऐसे वो सारे बांग्लादेशी अब घुसपैठिया निकल कर भाग रहे हैं। तो यानी कि मैं मानता हूँ कि इन 12 सालों में अगर पॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो बीजेपी के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी जो बस वेस्ट बंगाल के अंदर जो सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, ये भी आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी इतनी तेज़ी से बदल रही थी और ममता बनर्जी और टीएमसी की गवर्नमेंट में वहाँ हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उन पर इतने अत्याचार हो रहे थे कि कोई तुलना नहीं है, कोई गिनती नहीं है।
वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहाँ चुनाव के बाद भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, हत्याएं, बलात्कार होते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर बैठा कर रखना बहुत ज़रूरी है कि अगली बार तुमने वोट दिया, तुम्हारे साथ ये दोबारा फिर होगा। यानी कि वहाँ के वोटर्स में, खासकर हिंदू वोटर्स में, एक डर का, भय का बहुत बड़ा माहौल था, जिसको कि ममता बनर्जी ने बड़ा अच्छी तरह से बना के रखा हुआ था। लेकिन अब वो उनका जो एक सिस्टम था वो भी बीजेपी ने SIR के ज़रिए और चुनाव आयोग के ज़रिए, आर्मी फोर्सेस के ज़रिए, लोगों में जागरूकता के ज़रिए उस किले को भी भेज दिया है और वहाँ बीजेपी की एक बहुत मजबूत सरकार शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में चल रही है। साथ ही दिल्ली का भी उनके लिए बहुत एक दिक्कत की बात थी कि यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और वो भी उनको बहुत चिढ़ाने का काम करती थी। केजरीवाल की जो सरकार, एक छोटी सी नई पार्टी, उनको बहुत चिढ़ाने का काम करती थी और बीजेपी को बहुत बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई हम सब जगह जीतते आ रहे हैं लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पा रहे। लेकिन इस बार इन्होंने दिल्ली को भी जीत लिया, 1 साल के करीब हो गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार बन गई और वेस्ट बंगाल के अंदर भी बीजेपी की सरकार बन गई। लगभग अब पूरे देश के अंदर ही भगवा रंग पूरी तरह से अब फैल चुका है। लेकिन इन सब के साथ अब मैं जैसे सरकार को तो हम मुबारकबाद देंगे, मोदी जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, भाई आप लोगों ने इतनी मजबूती से अच्छी एक पॉलिसी बना करके सभी हिंदुओं को एक करके और अच्छी तरह से सरकार देश को विकास किया और बहुत तेज़ी से हमारे देश को मजबूत भी किया है और लोगों ने भी आपका पूरा साथ दिया है। मोदी जी के नाम पे पूरे लोग एकदम आंख बंद करके वोट करते हैं, भाई मोदी ने जो बोला ठीक है। और इसी वजह से आज मोदी जी की छवि पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ एक मुझे थोड़ा सा सुझाव सरकार को देना है जो कि बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में सरकार से मेरी एक प्रार्थना है कि जो हमारे लोकल लेवल के जो मुद्दे हैं आम पब्लिक के, उन पर भी बीजेपी को, मोदी सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं कि उनकी कोई कहीं बात नहीं हो रही है। मैं दिल्ली की बात ही कर लेता हूँ। दिल्ली के अंदर ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका कि आम लोग डेली उसको झेलते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। करप्शन को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अव्यवस्था को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इससे सरकार के और ख़ासकर बीजेपी में मोदी जी की छवि को धक्का लगता है। तो इसलिए मेरी सरकार से एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा सिस्टम जरूर बनाएं जिससे कि आप अपने प्रतिनिधि जो जनता चुन के भेजती है, खासकर बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी कार्यशैली का आपको तुरंत पता लग जाए कि आपके नेता क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं, पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए। क्योंकि लोकल लेवल पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सफाई बिल्कुल नहीं है। MCD के नाम पे अगर आप सफाई को देखेंगे तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जगह जगह आपको गंदगी के ढेर दिखाई देंगे। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कह चुकी है कि अतिक्रमण पर हमारा बहुत बड़ा प्रहार रहेगा, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। पानी की व्यवस्था बहुत, इस टाइम दिल्ली में बहुत संकट गहराया हुआ है। पानी की व्यवस्था को अगर दिल्ली में बीजेपी ने जल्दी से ठीक नहीं किया तो आने वाले चुनाव में जरूर नुकसान होगा। अभी कुछ दिन बाद दिल्ली में पार्षद के चुनाव होने हैं, साल भर बचा होगा शायद। तो उस समय अगर ये, जब तक ये चीज़ें सुधारी नहीं की गई तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आम लोग जो हैं सेंटर के लेवल पर तो मोदी जी को देखते हैं, उनको कोई कंप्रोमाइजिंग उनके पास नहीं है, लेकिन छोटे लेवल पर लोग जरूर भ्रमित हो जाते हैं और उनको जरूर अपने छोटे मुद्दे दिखाई देते हैं और दिखने भी चाहिए। डेली हैं, रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं और जो बिल्कुल आसान है। सफाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं कराते हैं। पब्लिक परेशान होती रहती है, घरों के सामने कूड़ा भरा रहता है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। और एक अकेला यहाँ का दिल्ली का ऐसा मामला नहीं है, आप कहीं चले जाओ बहुत जगह आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। साथ में आपको एनक्रोचमेंट इतना भयंकर है दिल्ली में। किसी भी मार्केट में, किसी भी रोड में चले जाओ, आपको जगह जगह भीड़ भड़ाका लगा मिलेगा, सिर्फ करप्शन की वजह से। MCD और दिल्ली पुलिस का जो करप्शन है एनक्रोचमेंट के मामले में बहुत अथाह, बहुत गहरा गया है। इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी सरकार की छवि खराब होती है। और तीसरा, आप देख रहे होंगे इस समय पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
पानी की दिक्कत को भी बीजेपी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि बिजली पानी के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई थी और उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। बिजली के खंभे पे केजरीवाल चढ़ जाता था, टैंकरों में घोटाला बताता था, भाई शीला ने 400 टैंकर में घोटाला कर दिया, स्टील के टैंकर खा गई, पानी टैंकर कहाँ जा रहा है, इतना पानी लीकेज हो रहा है, दिल्ली डूब जाती बह जाती, और इतना पानी लीटर मैं फ्री दूंगा। यानी कि ये सब चीज़ें करके बिजली और पानी के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी और वो काफ़ी लंबा एक टाइम उन्होंने निकाला। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि सरकार को जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले चुनाव में सरकार को इसको नुकसान हो सकता है। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका कि सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अभी आपने कई बार देखा होगा कि पेपर लीक का मामला भी एक बहुत भयंकर मामला है। इसमें भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उनके अभिभावक बड़े परेशान होते हैं, पैसा भी बहुत लगता है और उनकी एज बार हो जाती है कई, यानी कि इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सरकार को पेपर लीक का मामला बहुत अच्छी तरह से टैकल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भी जनता में एक रोष पैदा होता है, अभिभावक में रोष पैदा होता है और वो फिर अपना रोष जनता कैसे दिखाती है। जनता के पास रोष दिखाने का, गुस्सा दिखाने का केवल एक ही स्थान है, वोट बैंक। राजनीति में जब वो वोटिंग के टाइम आती है तब जनता चुपचाप अपना गुस्सा ऐसे दिखा देती है कि बड़े बड़े नेताओं की परखच्चे उड़ा देती है। बड़े बड़े नेता का पता नहीं चलता कहाँ गए, कौन सी बिल में समा गए, कौन से आसमान में उड़ गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एक ऐसा सिस्टम जरूर बनाना चाहिए जिससे कि उनके जो नेता हैं, खासकर जो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली कैसी है और जनता में उनका कैसा व्यवहार है और जनता उनके बारे में क्या सोचती है, इसका रेगुलर फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका रेगुलर फीडबैक नहीं होगा तो आने वाले समय में सरकार को ज़्यादातर दिक्कतें यही होती है कि सरकार फीडबैक नहीं लेती है। अगर सरकार रेगुलर टाइम से फीडबैक लेती रहे तो मुझे लगता है कि जनता के और सरकार के बीच में जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा और सरकार का और जनता का साथ हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये गैप जब बढ़ जाता है तो फिर तीसरा आदमी उसमें एंट्री कर जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।